हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जिज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमने बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों को इसमें शामिल किया है। तो जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्ले लिस्ट में शिक्षण अभिरुचि के लगभग 24 जो वीडियो है 2022 का वो अपलोड है, तो उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि वो जो वीडियो है वो आपके डीएड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 2022 में अपलोड हुआ है प्ले लिस्ट में है, वो आपके डीएड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे ज़रूर जाकर देखिएगा। क्योंकि जो पिछले साल है उस वीडियो से लगभग जो है 20 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले थे डीएड में। तो डीएड के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा वो वीडियो, तो ज़रूर जाकर देखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न है 41 नंबर। शिक्षण अभिरुचि से किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? आंतरिक कारक है, बाह्य कारक है, ए एवं बी दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। आंतरिक कारक, बाह्य कारक, ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास एवं संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो देखिए दोस्तों, शारीरिक विकास एवं बौद्धिक विकास जो है आंतरिक कारक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानियां हो सकती है? व्यवहार कुशलता की अवहेलना होती है, जीविकोपार्जन में सहायता नहीं मिलती है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना हो सकती है, या उपरोक्त सभी? बताइए दोस्तों। चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानि हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। व्यवहार कुशलता की अवहेलना होती है, जीविकोपार्जन की सहायता नहीं मिलती और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना हो सकती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रश्न जो है कठिन लगता है कुछ भी, तो उसे जरूर कॉपी में नोट करके बार बार देखिएगा, तभी आप उसको हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता? दिया गया है स्कूल, पुस्तकालय, धर्म, शिक्षण विधि। नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता, तो देखिए धर्म जो है नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे के विकास का निर्धारण करने में संवेग एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है। संवेग का शाब्दिक अर्थ है। दिया गया है उत्तेजित दशा, तीव्र गति, क्रोधावस्था, भावना। बताइए दोस्तों। तो देखिए, जो संवेग एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है, संवेग का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजित दशा। उत्तेजित दशा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है? अनवरत विकास का सिद्धांत मतलब निरंतर विकास की गति का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत? बताइए दोस्तों। भिन्न भिन्न व्यक्ति में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, तो देखिए विकास का गति का सिद्धांत, विकास की गति का सिद्धांत इसमें लागू होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम, या यह सभी? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ये सभी। इन सभी से जो है व्यक्ति में विभिन्नताएं पाई जाती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, तो भौतिक कारण से भी हो सकता है, सामाजिक वातावरण से भी और वंशानुक्रम से भी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसके कारण वह शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही है। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? दूषित वंशानुक्रम, दूषित वातावरण, टूटा परिवार, या ये सभी? बताइए दोस्तों। तो देखिए, इसका जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर है ये सभी। दूषित वंशानुक्रम हो गया है, वातावरण भी दूषित हुआ है, और टूटा परिवार मतलब परिवार में बीच आपसी कलह जो है वो बाल अपराध की घटना इसी कारण से बढ़ती जा रही है, और शिक्षण जो प्रणाली है वो जटिल हो रही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, अपने वेतन का ज्ञान, सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान, या ये सभी का ज्ञान? बताइए दोस्तों। तो अगर आप एक नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं, तो आपको शिक्षक के सभी विभिन्नताओं को ज्ञान होना चाहिए। एक प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए मतलब एक शिक्षक क्लास में तभी अच्छे से पढ़ा सकता है जब वो प्रत्येक
जो अपने छात्र हैं उसके सामाजिक पृष्ठभूमि से परिचित हो, मतलब कौन से छात्र किस स्थिति का है, उसका ज्ञान अर्जित करने का, उसकी आदत, रुचि, व्यवहार कैसा है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान इसमें राइट आंसर रहेगा। यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं तो आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए छात्रों की पहचान हेतु निम्न में से किसे चुनेंगे। सभी छात्रों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे, सभी छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करेंगे, सभी छात्रों की बाह्य विभिन्नताओं का पता लगाएंगे या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी छात्रों की बाह्य विभिन्नताओं का पता लगाएंगे। जो बाह्य विभिन्नताएं हैं उनका आप पता लगाएंगे। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके छत्तीसगढ़ टेट के लिए भी। वंशानुक्रम एवं वातावरण परस्पर हैं। निर्भर, पूरक, पूरक रहेगा, सहयोगी या यह सभी। बताइए दोस्तों। तो देखिए, वंशानुक्रम एवं वातावरण जो है निर्भर भी है, पूरक भी है, सहयोगी भी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी भिन्नताएं दिखती हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है वातावरण का प्रभाव, विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर, आपकी शिक्षण विधि, ये सभी। बताइए दोस्तों। तो देखिए, इसका प्रमुख कारण है वातावरणीय प्रभाव। वातावरणीय प्रभाव। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया कहलाती है। सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया कहलाती है समाजीकरण, व्यक्तिकरण, उदारीकरण, निजीकरण। बताइए दोस्तों। तो देखिए, सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। आदर्श में, अनुकरण में, संस्कार में, या यह सभी। तो देखिए, किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का जो महत्व है ये सभी होता है। आदर्श के लिए भी होता है, अनुकरण के लिए भी, और संस्कार में भी। किसी बच्चे में समाजीकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में, या सभी। बताइए दोस्तों। दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा, पूर्व बाल्यावस्था की जो आयु है, एज है, वो कितनी होगी, या किशोर अवस्था की जो आयु है वो कितनी होगी। तो किसी बच्चे में समाजीकरण कैसे होता है। तो देखिए, किसी बच्चे में समाजीकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था में भी, बाल्यावस्था में भी, किशोर अवस्था में। तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा। इन तीनों अवस्थाओं में जो समाजीकरण पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी बालक में समाज द्वारा होने वाला समाजीकरण है धार्मिक कट्टरता, जातीय प्रथाएं, राजनीतिक विचारधाराएं, उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों। किसी बालक में समाज द्वारा होने वाला समाजीकरण है तो उपरोक्त सभी। धार्मिक कट्टरता भी पाया जाएगा, जाति प्रथा भी, राजनीतिक विचारधारा भी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे। बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे, या उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आप ये तीनों जो है कराएंगे। बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, सामाजिक आदर्श स्थापित करेंगे, या समाज के नियम बताएंगे, समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में भी बताएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी भूमिका है। आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी भूमिका है। तो देखिए, बच्चों का बौद्धिक विकास करने में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। गृह कार्य करने में ये गलत रहेगा, दंड देने में ये भी गलत रहेगा, आएगा ही नहीं। ऑप्शन ए इसके राइट आंसर होगा। बच्चों के समाजीकरण का मुख्य साधन क्या है। घर है, सड़क है, मंदिर है, या तालाब है। बताइए दोस्तों। तो देखिए, समाजीकरण जो है सबसे पहले बच्चे में प्रारंभ हो जाती है उसके घर से, क्योंकि घर का जो वातावरण है परिवार है, और परिवार से मिलकर समाज बनता है। तो घर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में सबसे प्रमुख स्थान रखता है। खेल, अच्छे कपड़े, बच्चे की सुंदरता, बच्चे की अच्छी पाठ्य वस्तु। बताइए दोस्तों। तो देखिए, खेल जो है बच्चों में समाजीकरण का विकास करता है।
जब बच्चा खेलने जाता है तो उसके बहुत से दोस्त बनते हैं जो अलग अलग जाति के होते हैं, अलग अलग धर्म के होते हैं, अलग अलग उसमें व्यवहार पाई जाती है, रुचियाँ पाई जाती है। तो वो एक दूसरे से सीखते हैं, समाज में रहते हैं, मतलब एक समाज की तरह जो उनका व्यवहार हो जाता है। तो खेल में जो है समाजीकरण पाया जाता है, याद रखिएगा। बच्चों में खेल समाजीकरण के लिए क्यों आवश्यक है? बच्चों में खेल समाजीकरण के लिए क्यों आवश्यक है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, खेल से बच्चों में सुरक्षा की भावना आती है, खेल से बच्चों में हम की भावना आती है, खेल से बच्चों में नेतृत्व एवं अनुसरण की भावना आती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो समाजीकरण के लिए आवश्यक है इसी कारण से। एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? तो देखिए, बच्चों के समाजीकरण में सहायक है। सामाजिक शिक्षण जो है बच्चों के समाजीकरण में सहायक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसी कारण एक शिक्षक सामाजिक शिक्षण को महत्वपूर्ण मानता है। अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपना बर्ताव रखेंगे? कठोर, स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, आप अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज रखने के लिए कैसा बर्ताव रखेंगे? क्या आप उनके साथ कठोर व्यवहार करेंगे, या उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, या सामान्य रहेंगे? तो देखिए, स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है? निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो देखिए, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो रहेगा। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। अब 63 नंबर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। आपके छत्तीसगढ़ टेट और सी टेट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप प्री बीएड दिलाने के बाद बीएड करेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ टेट दिलाना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है छत्तीसगढ़ टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति आवश्यक है? निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति आवश्यक है। दिया गया है, बच्चों के समाजीकरण में भूगोल के सिद्धांत हेतु, आर्थिक सिद्धांत हेतु, या इनमें से कोई नहीं। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल पद्धति है वो किस लिए आवश्यक है? तो बच्चों के समाजीकरण के लिए। क्योंकि खेल पद्धति, खेल में जब बच्चा अलग अलग बच्चों के साथ मिलता है, बात करता है, अपनी आदत व्यवहार को साझा करता है, तो उनमें सामाजिक गुण पाए जाते हैं। तो समाजीकरण के लिए निचली कक्षा में खेल पद्धति आवश्यक है। अगला प्रश्न, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों, किसी बच्चे में समाजीकरण का प्रथम स्रोत क्या है? परिवार है, स्कूल है, मंदिर है, या जंगल है? तो देखिए, इसका क्वेश्चन या इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। पहले मैं बताया हूँ अभी इसके पहले, तो जो 65 है उसका आप राइट आंसर कमेंट कीजिए कि किसी बच्चे का समाजीकरण का प्रथम स्रोत क्या है। मतलब बच्चों में जो सामाजिक भावना है या सामाजिक विकास है उसका प्रथम स्रोत, मतलब वो समाजीकरण का विकास कहाँ से उसका प्रारंभ हो जाता है। उसमें समाजीकरण का विकास जो है कहाँ से उसमें प्रारंभ होता है? क्या परिवार से होता है, स्कूल से, मंदिर से, या जंगल से? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी टीचिंग एबिलिटी से। तो वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है, उसे ज़रूर जाकर देख लीजिए दोस्तों। हिंदी का प्रश्न है, सामान्य ज्ञान है, शिक्षण अभिरुचि है, रीजनिंग है, भाषा से संबंधित प्रश्न, और जो जीके जीएस है, भूगोल से संबंधित प्रश्न है, अर्थव्यवस्था से। तो प्लेलिस्ट में 2022 का जो वीडियो है उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनेगा। क्योंकि ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें क्वेश्चन नहीं बदला जाता, सिलेबस सेम वही है। तो ज़रूर जाकर देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।